एक दिन दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका मन रोजमर्रा के लगान, जागीर और सीमा विवाद के मामलों से ऊब चुका था। वो कुछ ऐसा चाहते थे जो उनके मस्तिष्क को चुनौती दे, कुछ ऐसा जो न्याय की पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर एक नई मिसाल कायम करे। उनकी आंखें अपने नवरत्न बीरबल को तलाश रही थी। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और संयमित भाव से खड़े थे, उनकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वो जानते हो कि बादशाह के मन की ऊब जल्द ही एक दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर हलचल हुई। पहरेदार ने बुलंद आवाज में घोषणा की, जहांपनाह, आगरा के दो नागरिक, रहीम चाचा और सेठ धर्मपाल, एक जमीनी विवाद में आपसे न्याय की गुहार लगाने आए हैं। अकबर ने अपनी उनीदी आंखों को खोलते हुए इजाजत दी। दरबार में दो नितांत विपरीत व्यक्तित्वों ने प्रवेश किया। एक ओर थे रहीम चाचा, एक 70-75 साल के बुजुर्ग, जिनकी कमर उम्र के बोझ से थोड़ी झुक गई थी। उनके कपड़े सादे लेकिन साफ सुथरे थे और उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक गहरी पीड़ा और बेबसी झलक रही थी। उनके हाथों और नाखूनों में मिट्टी फंसी हुई थी, जो इस बात का सबूत थी कि उनका जीवन जमीन और पौधों से जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर थे सेठ धर्मपाल, शहर के जाने-माने अनाज के व्यापारी। उनके कीमती रेशमी वस्त्र और उंगलियों में चमकती सोने की अंगूठियां उनकी समृद्धि का ढिंढोरा पीट रही थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक तरह का अहंकार था, और उनकी चाल में एक ऐसी अकड़ थी जैसे वो पूरी दुनिया को खरीद सकते हों। दोनों बादशाह के सामने अदब से झुके। क्या मामला है? अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा। उनकी नजरें दोनों के बीच के फर्क को तौल रही थी। सेठ धर्मपाल ने फुर्ती से आगे बढ़कर एक चर्मपत्र का गट्ठर पेश करते हुए कहा, अन्नदाता, मामला बिल्कुल साफ है। मैंने 1 महीने पहले शहर के बाहरी इलाके में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। ये उसका बैनामा है, जिस पर शाही मुहर भी लगी है। ये जमीन पहले इन रहीम चाचा की थी। अब मैं उस जमीन पर अपना गोदाम बनवाना चाहता हूं, लेकिन ये बुजुर्ग मुझे ऐसा करने से रोक रहे हैं। अकबर ने एक नजर रहीम चाचा पर डाली, जिनके चेहरे पर दर्द और गहरा हो गया था। रहीम चाचा, क्या सेठ धर्मपाल सच कह रहे हैं? क्या तुम शाही काम में बाधा डाल रहे हो? रहीम चाचा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं जहांपनाह, मैं आपकी हुकूमत के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता। सेठ जी ने जमीन खरीदी है, ये सच है, पर उन्होंने सिर्फ जमीन खरीदी है, मेरी जान नहीं खरीदी। जान? अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसी जान? रहीम चाचा ने अपनी झुर्रियों वाली उंगलियों से अपने दिल की ओर इशारा करते हुए कहा, हुजूर, उस जमीन के बीचों बीच एक आम का पेड़ है। वो कोई मामूली पेड़ नहीं है। उसे आज से 60 साल पहले मैंने अपने हाथों से लगाया था, जब मैं खुद एक बच्चा था। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है, उसे सींचा है, उसकी देखभाल की है, तूफानों से बचाया है, कीड़ों से बचाया है। उस पेड़ के आमों की मिठास और खुशबू पूरे आगरा में मशहूर है। लोग उसे शाही अमृत के नाम से जानते हैं। जब मैंने सेठ जी को जमीन बेची थी, तो हमारी बात सिर्फ बंजर जमीन के टुकड़े की हुई थी, उस पेड़ की नहीं। वो पेड़ मेरा परिवार है, मेरी विरासत है, मेरी पहचान है। अब सेठ जी कहते हैं कि वो उस पेड़ को कटवाकर वहां गोदाम बनाएंगे। आप ही बताइए जहांपनाह, क्या कोई बाप अपने बेटे को बिकते हुए देख सकता है? क्या कोई अपने हाथों से लगाई जिंदगी को कटते हुए देख सकता है? रहीम चाचा की बातें सुनकर दरबार में एक भावुक सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई और दर्द था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। अकबर ने सेठ धर्मपाल की ओर देखा, जिनकी आंखों में कोई संवेदना नहीं थी। धर्मपाल ने कहा, जहांपनाह, ये सब भावुक बातें हैं। कानून की नजर में जब जमीन मेरी है, तो उस पर उगी हर चीज मेरी है, चाहे वो घास का तिनका हो या ये पेड़। बैनामे में कहीं नहीं लिखा कि पेड़ को छोड़कर
बाकी जमीन बेची जा रही है। इनका दावा बेबुनियाद है। अब अकबर एक धर्म संकट में पड़ गए। कानून और दस्तावेज पूरी तरह से सेठ धर्मपाल के पक्ष में थे, लेकिन उनका दिल और न्याय की भावना रहीम चाचा के साथ थी। वह एक ऐसे व्यक्ति को कैसे सजा दे सकते थे जिसका अपराध सिर्फ ये था कि वो एक पेड़ से बेइंतहा मोहब्बत करता था। दरबार के मंत्री और काजी भी बंटे हुए थे। कुछ का मानना था कि कानून सर्वोपरि है, जबकि अन्य दबी जुबान में रहीम चाचा का पक्ष ले रहे थे। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो अकबर की नजरें उस व्यक्ति पर जाकर टिकी जो इस पूरी बहस के दौरान चुपचाप सब कुछ सुन रहा था और जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। बीरबल। बीरबल, अकबर ने कहा, सारा दरबार इस गुत्थी में उलझ गया है। कानून कुछ और कहता है और दिल कुछ और। अब तुम ही बताओ, इस अनोखे मामले में न्याय कैसे किया जाए? पेड़ किसका है, जिसने उसे जन्म दिया और पाला, या जिसने उस जमीन को खरीदा जिस पर वो खड़ा है? बीरबल आगे आए और दोनों याचिकाकर्ताओं को प्रणाम किया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, आलम पनाह, ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। ये सिर्फ जमीन और पेड़ का नहीं, बल्कि अधिकार और कर्तव्य, प्रेम और कानून के बीच का है। इसका फैसला करने से पहले मुझे उस पेड़ से खुद मिलना होगा। पेड़ से मिलना होगा? धर्मपाल ने व्यंग्य से कहा। क्या वह आपको बताएगा कि वह किसका है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सेठ जी, जो बेजुबान होते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा बोलते हैं। बस सुनने वाले कान चाहिए। जहां पनाह, मुझे बस एक दिन की मोहलत दीजिए। कल मैं इस मामले में अपना फैसला सुनाऊंगा। अकबर ने इजाजत दे दी। अगले दिन बीरबल वेश बदलकर उस विवादित जमीन पर पहुंचे। उन्होंने जो देखा वो रहीम चाचा के शब्दों से कहीं ज्यादा मार्मिक था। जमीन के बीचों बीच वो आम का पेड़ किसी राजा की तरह शान से खड़ा था। उसकी शाखाएं चारों ओर ऐसे फैली थी जैसे वह पूरी दुनिया को अपनी छाव में ले लेना चाहता हो। उस पर लगे हुए सुनहन रंगी आम सूरज की रोशनी में दमक रहे थे और हवा में एक ऐसी मीठी मनमोहक खुशबू फैली थी जो किसी को भी मदहोश कर दे। पेड़ के एक तरफ रहीम चाचा की छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी और दूसरी तरफ सेठ धर्मपाल ने नई नई कांटेदार बाड़ लगवा दी थी जो रहीम चाचा को उनके प्यारे पेड़ से अलग कर रही थी। बीरबल ने पहले रहीम चाचा से बात की। रहीम चाचा ने पेड़ के बारे में ऐसे बताया जैसे कोई अपने बेटे की उपलब्धियां गिना रहा हो। देखिए साहब, इसकी ये डाल पिछले साल तूफान में झुक गई थी। मैंने 3 दिन लगाकर इसे सहारा दिया। जब गर्मी ज्यादा होती है तो मैं इसकी जड़ों के पास गीली मिट्टी का लेप कर देता हूं ताकि इसे ठंडक मिले। ये सिर्फ आम नहीं देता, ये सैकड़ों पंछियों का घर भी है, हजारों मुसाफिरों को छाव भी देता है। उनकी बातों में कहीं भी मालिकियत का जिक्र नहीं था, सिर्फ सेवा और प्रेम का भाव था। फिर बीरबल सेठ धर्मपाल के पास पहुंचे जो अपने मुनीम के साथ गोदाम का नक्शा देख रहे थे। बीरबल ने एक आम खरीदार बनकर पूछा, सेठ जी, सुना है इस पेड़ के आम बड़े खास है। धर्मपाल ने घमंड से कहा, खास? जनाब, ये सोना उगलने वाला पेड़ है। एक एक आम अशरफियों में बिकेगा। बड़े बड़े सूबेदारों और अमीरों से सौदे की बात चल रही है। बस एक बार ये बुढ़ा यहां से हट जाए, फिर देखिए मैं इस पेड़ से कितना मुनाफा कमाता हूं। जरूरत पड़ी तो इसे कटवाकर इसकी लकड़ी भी बेच दूंगा, वो भी कीमती है। बीरबल को अपना जवाब मिल गया था। एक के लिए पेड़ जीवन था और दूसरे के लिए सिर्फ वस्तु। अगले दिन दीवाना में तिल रखने की जगह नहीं थी। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि बीरबल इस अनोखे मामले का क्या हल निकालते हैं। बीरबल अपनी जगह पर खड़े हुए और बोले, जहां पनाह और उपस्थित सज्जनों, मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी, बैनामे को पढ़ा और उस पेड़ का भी निरीक्षण किया। कानून के अनुसार सेठ धर्मपाल उस जमीन और उस पर मौजूद पेड़ के मालिक है, इसमें कोई संदेह नहीं।
ये सुनते ही धर्मपाल का चेहरा गर्व से चमक उठा और रहीम चाचा का चेहरा निराशा से लटक गया। लेकिन बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन कानून सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता, वो कर्तव्यों की भी बात करता है। हर मालिक का अपनी संपत्ति के प्रति एक कर्तव्य होता है। ये पेड़ कोई साधारण संपत्ति नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेती हुई विरासत है। इसलिए आज ये दरबार एक अनोखा न्याय करेगा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपना फैसला सुनाना शुरू किया। आज से ये दरबार 2 हिस्सों में न्याय करता है। पहला न्याय पेड़ का शरीर, यानी उसकी लकड़ी, उसकी शाखाएं और उस पर लगने वाले सारे फल सेठ धर्मपाल के हैं। वो इन फलों को बेच सकते हैं, खा सकते हैं या जो चाहे कर सकते हैं। रहीम चाचा का इन फलों पर कोई हच नहीं होगा। धर्मपाल की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि वो जीत गया। लेकिन बीरबल ने अपनी आवाज को और गंभीर बनाते हुए कहा, न्याय का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि पेड़ की आत्मा और उसकी सेवा का अधिकार रहीम चाचा का है। ये क्या मतलब हुआ? धर्मपाल ने चिनकर पूछा। बीरबल ने समझाया, इसका मतलब यह है कि चूंकि रहीम चाचा ही एकमात्र व्यक्ति है जो इस पेड़ की जरूरतों को समझते हैं और इसे जीवित और स्वस्थ रख सकते हैं, इसलिए आज से वो इस पेड़ के आधिकारिक संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं। उनका ये कर्तव्य होगा कि वो दिन में 4 बार पेड़ को पानी दें, समय समय पर उसकी छंटाई करें, उसे कीड़ों से बचाएं और उसकी जड़ों को ठंडा रखने के लिए हर वो काम करें जो वो हमेशा से करते आए हैं। रहीम चाचा की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उन्हें फलों का लालच नहीं था, उन्हें तो बस अपने पेड़ की सेवा करनी थी। धर्मपाल को इसमें भी कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने सोचा, ठीक है, बुढ़ा मुफ्त में मेरे पेड़ की देखभाल करेगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन बीरबल का अंतिम दाव अभी बाकी था। उन्होंने कहा, और अब न्याय का अंतिम बिंदु। जब कोई व्यक्ति किसी नाबालिग राजकुमार या किसी अमीर की बेशकीमती संपत्ति का संरक्षक नियुक्त किया जाता है, तो उसे उसकी सेवाओं के बदले एक वेतन दिया जाता है। चूंकि ये पेड़, जैसा कि सेठ जी ने खुद कहा, सोना उगलने वाला पेड़ है और इसकी कीमत लाखों में है, इसलिए इस बेशकीमती संपत्ति की देखभाल के लिए इसके मालिक यानी सेठ धर्मपाल अपने संरक्षक यानी रहीम चाचा को हर महीने 100 सोने की अशर्फिया बतौर वेतन देंगे। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर जैसे ही लोगों को बीरबल की चाल समझ में आई, दबीदबी हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल यही नहीं रुके। इसके अलावा संरक्षक को अपनी संपत्ति के पास ही रहना होता है ताकि वह 24 घंटे उसकी देखभाल कर सके। इसलिए रहीम चाचा अपनी उसी झोपड़ी में रहेंगे और उनकी झोपड़ी तक जाने का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। सेठ धर्मपाल उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकते, क्योंकि एक पेड़ को सिर्फ पानी ही नहीं, अपने सेवक के प्रेम और उपस्थिति की भी जरूरत होती है। अब सेठ धर्मपाल का चेहरा देखने लायक था। वो गुस्से, हैरानी और बेबसी से लाल पीला हो रहा था। उसे समझ आ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। उसे पेड़ के फल तो मिलते, लेकिन उन फलों को पाने के लिए उसे हर महीने 100 अशर्फियों की भारी कीमत चुकानी पड़ती। मुनाफे का सौदा अब एक बहुत बड़े घाटे के सौदे में बदल चुका था। वो गुस्से में चीखा, ये अन्याय है। मुझे ऐसा कोई पेड़ नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे पैसे देने पड़े। ये तो मेरे साथ धोखा है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, सेठ जी, ये धोखा नहीं, न्याय है। आप ही ने तो कहा था कि ये पेड़ बेशकीमती है, तो बेशकीमती चीज की देखभाल भी तो बेशकीमती होती है। अगर आप ये कीमत नहीं चुका सकते तो आप इस पेड़ के मालिक होने के लायक नहीं हैं। सेठ धर्मपाल ने हताशा में अपने बाल नोच लिए। उसने बैनामे को गुस्से से देखा और फिर रहीम चाचा को, जो अब राहत और कृतज्ञता के आंसू बहा रहे थे। अंत में उसने चिल्लाकर कहा, मुझे नहीं चाहिए ये मनहूस पेड़, मुझे मेरी जमीन खाली चाहिए। मैं इस पेड़ को रहीम चाचा को वापस बेचता हूं। एक चांदी के सिक्के में कहानी का अंत एकदम नाटकीय था।
जिस पेड़ के लिए धर्मपाल किसी की जान लेने पर तुला था, अब वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनका चेहरा प्रशंसा और विस्मय से दमक रहा था। उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया और कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने कानून को तोड़े बिना न्याय का मान रख लिया। आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा न्याय सिर्फ कागजों और मोहरों में नहीं, बल्कि नियत और संवेदना में बसता है। उन्होंने आदेश दिया कि सेठ धर्मपाल से एक चांदी का सिक्का लेकर पेड़ का मालिकाना हज आधिकारिक तौर पर रहीम चाचा को सौंप दिया जाए। उस दिन रहीम चाचा रोते हुए अपने पेड़ से जाकर ऐसे लिपट गए जैसे कोई बिछड़ा हुआ बेटा अपनी मां से मिलता है, और सेठ धर्मपाल अपना सा मुंह लेकर दरबार से चला गया। उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। हर चीज खरीदी नहीं जा सकती, और जिसे प्रेम से सींचा जाता है उस पर सिर्फ उसी का हक होता है। ये अनोखा न्याय आगरा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, एक ऐसी मिसाल बनकर जो ये सिखाता था कि कानून का दिल भी होता है, और कभी कभी न्याय करने के लिए तराजू के साथ साथ दिल से भी सोचना पड़ता है। कहानी 2। उन दिनों आगरा में अमन और खुशहाली का दौर था। मुतलिया सल्तनत का खजाना सोने चांदी और जवाहरात से लबालब भरा था। प्रजा सुखी थी और बादशाह अकबर अपने शासन से पूरी तरह संतुष्ट थे। दीवाना में रोजमर्रा के मामले आते, जिनका निपटारा अक्सर बड़ी आसानी से हो जाता था। लेकिन यही शांति और स्थिरता कभी कभी बादशाह के जिज्ञासु मन को बेचैन कर देती थी। उन्हें रोज रोज के एक जैसे मामलों से ऊब होने लगती थी, और वो कुछ नया, कुछ असाधारण करने की सोचते थे, कुछ ऐसा जो इतिहास में दर्ज हो जाए। इसी दौर में अकबर के दरबार में एक नया मंत्री शामिल हुआ था, मीर बख्शी इनायत खान। इनायत खान बोलने में शहद जैसा मीठा था, लेकिन दिल का काला और बेहद महत्वाकांक्षी। वो बीरबल की बादशाह से नजदीकी और उनकी चतुराई से मन ही मन जलता था। वो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता था जिससे वो बादशाह की नजरों में बीरबल से ऊपर उठ सके और अपनी तिजोरियां भर सके। एक ऐसी ही आलस भरी दोपहर में, जब दरबार लगभग खाली था, इनायत खान ने मौका देखकर बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, आपकी हुकूमत में चारों ओर खुशहाली है, खजाना भरा हुआ है और प्रजा सुखी है। लेकिन एक शासक की महानता सिर्फ खजाना भरने में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की वफादारी और उनके गौरव को परखने में भी होती है। अकबर, जो ऊब रहे थे, इस बात से तुरंत आकर्षित हुए। दिलचस्प बात है, इनायत खान, विस्तार से बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? इनायत खान ने अपनी धूर्त मुस्कान छिपाते हुए कहा, आलम पनाह, हम प्रजा से लगान लेते हैं, कर वसूलते हैं, लेकिन ये सब उनकी मजबूरी है। हमें एक ऐसा कर लगाना चाहिए जो प्रजा अपनी खुशी से दे, अपने गौरव के लिए दे। एक ऐसा कर जो ये साबित करे कि वे आपकी सल्तनत का हिस्सा होने पर कितना गर्व महसूस करते हैं। कैसा कर? अकबर की आंखों में चमक आ गई। इनायत खान ने अपना तुरुप का पत्ता फेंका। जहां पनाह, हम मूंछ कर लगा सकते हैं। मूंछ कर? अकबर हैरान रह गए। ये क्या बकवास है? गुस्ताखी माफ हो अन्नदाता, पर यह बकवास नहीं, एक गहरी सोच है, इनायत खान ने मक्खन लगाते हुए कहा। हिंदुस्तान में एक मर्द की शान उसकी मूंछ होती है। वो उसकी पहचान, उसका गौरव और उसकी आन बान शान का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपनी मूंछ पर गर्व करता है, वो अपनी सल्तनत पर भी गर्व करेगा। हम मूंछों के आकार और शैली के हिसाब से कर लगा सकते हैं। जिसकी छोटी और साधारण मूंछें, उससे कम कर। जिसकी तलवार जैसी कटी हुई या ताव दी हुई शाही मूंछें, उससे ज्यादा कर। इस तरह जो जितनी ज्यादा शाही मूंछें रखेगा, वो उतना ही ज्यादा शाही कर देगा और अपनी वफादारी साबित करेगा। इससे खजाने में इजाफा तो होगा ही, साथ ही हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन आपकी सल्तनत का सच्चा वफादार है। अकबर को यह विचार बेहद अनोखा और दिलचस्प लगा। ये उनकी बादशाहत को एक नया आयाम देता था।
उन्होंने इस विचार की नवीनता में छुपे नतरे को नहीं देखा। उन्होंने सोचा, ये तो एक खेल जैसा होगा जिससे प्रजा की वफादारी भी परखी जाएगी और कुछ मनोरंजन भी होगा। उसी समय बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने इनायत खान की बातों का आखिरी हिस्सा सुन लिया था और उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। क्या हुआ बीरबल, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, गुस्ताती माब हो, पर यह विचार सल्तनत के लिए जहर साबित हो सकता है। मूंछ किसी व्यक्ति का गौरव जरूर है, पर वो उसका निजी मामला है। उस पर कर लगाना उनके आत्मसम्मान पर हमला करने जैसा है। एक गरीब आदमी जिसके पास देने को कुछ नहीं, पर वो अपनी शानदार मूंछों पर गर्व करता है, वह या तो अपमानित महसूस करेगा या फिर अपनी शान, अपनी मूंछें कटवाने पर मजबूर हो जाएगा। ये कर प्रजा के मन में प्यार नहीं, बल्कि गुस्सा और नधरत पैदा करेगा। लेकिन अकबर इनायत खान की चिकनी चुपड़ी बातों और इस नए विचार के रोमांच में इतने खो चुके थे कि उन्हें बीरबल की सलाह दूरदर्शिता नहीं, बल्कि डरपोकपन लगी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हर नई चीज से डरते हो। ये मेरा हुक्म है, कल से पूरे आगरा में मूंछ कर लागू किया जाएगा और इस कर को वसूलने की जिम्मेदारी मीर बख्शी इनायत खान की होगी। इनायत खान की आंखों में विजय की चमक तैर गई। बीरबल चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। वो जानते थे कि अब शब्दों से नहीं, कर्म से ही इस तूफान को रोकना होगा। अगले ही दिन पूरे आगरा में शाही ढिंढोरचियों ने मुनादी करवा दी। बादशाह सलामत के हुक्म से आज से हर मर्द को अपनी मूंछों पर कर देना होगा। कर की दर मूंछ की शान के हिसाब से तय होगी। जो कर नहीं देगा उसे सजा मिलेगी। पहले तो लोगों ने इसे एक मजाक समझा, लेकिन जब इनायत खान के करधिकारी हर गली, हर कूचे में घूमने लगे और लोगों से उनकी मूंछों की नापजोक करके कर वसूलने लगे, तो लोगों के होश उड़ गए। शहर में हाहाकार मच गया। एक गरीब किसान जो दिन भर की मेहनत के बाद सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा पाता था, अपनी शानदार घनी मूंछों पर बड़ा गर्व करता था। जब उससे 5 चांदी के सिक्कों का कर मांगा गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो अपने बच्चों को भूखा रखे या फिर अपनी जिंदगी भर की शान, अपनी मूंछों को कुर्बान कर दे। उसने भारी मन से दूसरा रास्ता चुना। शहर के नाई की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लग गई, लेकिन ये कतारें खुशी की नहीं, मातम की थी। मर्द अपनी मूंछें कटवाते और ऐसे रोते जैसे उनका कोई अपना बिछड़ गया हो। हवा में गर्व और ताव की जगह लाचारी और अपमान की गंध घुल गई थी। कुछ अमीर लोग जो कर दे सकते थे, उन्होंने भी नाराजगी से कर चुकाया। उनके मन में बादशाह के लिए सम्मान की जगह गुस्सा पनपने लगा था। इनायत खान और उसके चापलूसों की चांदी हो गई। वे मनमाने ढंग से कर वसूलते और उसका एक बड़ा हिस्सा अपनी जेबों में डाल लेते। शहर की रौनक गायब हो गई। लोग एक दूसरे से नजरें चुराने लगे, क्योंकि बिना मूंछों के वे खुद को अधूरा और शर्मिंदा महसूस करते थे। ये तबरे बादशाह अकबर तक भी पहुंच रही थी, लेकिन इनायत खान उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करता। वो कहता, देखिए जहां पनाह, प्रजा कितनी खुशी से कर दे रही है। जो लोग मूंछें कटवा रहे हैं, वे असल में सल्तनत के वफादार नहीं हैं। हमारा प्रयोग सफल हो रहा है। लेकिन अकबर अंधे नहीं थे। जब वो अपनी खिड़की से बाहर झांकते तो उन्हें अपने प्यारे शहर की गलियां वीरान और लोगों के चेहरे उदास दिखते थे। वो समझ रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अपनी गलती मानने का साहस उनमें नहीं था। एक दिन हताश होकर उन्होंने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। बीरबल, हम देख रहे हैं कि प्रजा खुश नहीं है। हमसे कोई भूल हुई है क्या? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, भूल को स्वीकार करना ही महानता की पहली निशानी है। ये कर एक नासूर बन गया है जो सल्तनत की रूह को खा रहा है। इसे तुरंत वापस लेना होगा। लेकिन कैसे? अकबर ने लाचारी से कहा, अगर हम अब इसे वापस लेते हैं
तो ये हमारी हार होगी। इनायत खान और दूसरे दरबारी हम पर हंसेंगे, हमारी हुकूमत का मजाक बन जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, जहर को जहर ही काटता है। अगर आप मुझे पूरी छूट दें और मेरे काम में कोई दखल न दें, तो मैं वादा करता हूं कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। प्रजा भी खुश हो जाएगी और आपकी शान भी बनी रहेगी। अकबर के पास बीरबल पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने बीरबल को पूरी छूट दे दी। अगले दिन बीरबल ने एक और शाही मुनादी करवाई, जो मूंछ कर से भी ज्यादा अजीब थी। बादशाह सलामत के नए हुक्म से जो कोई भी अपनी मूंछें मुंडवाएगा, उसे शाही अपमान शुल्क के तौर पर 10 सोने की अशरफिया शाही खजाने में जमा करानी होंगी। मूंछें कटवाना बादशाह के मूंछ कर का अपमान है और ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तो प्रजा पर जैसे आसमान ही टूट पड़ा। वे एक दोराहे पर आकर खड़े हो गए। मूंछें रखें तो हर महीने मूंछ कर दो, और अगर मूंछें कटवाए तो एक बार में 10 सोने की अशरफियों का भारी भरकम जुर्माना भरो। दोनों ही तरफ से मरना तय था। शहर में हाहाकार मच गया। लोगों की भीड़ शाही महल के बाहर इकट्ठा होने लगी। वे न्याय की गुहार लगा रहे थे। इनायत खान मन ही मन बहुत खुश था। उसे लगा कि बीरबल ने अपनी चतुराई में एक ऐसी बेवकूफी कर दी है जिससे प्रजा भड़क जाएगी और सारा इल्जाम बीरबल पर आएगा और वो हमेशा के लिए बादशाह की नजरों से गिर जाएगा। इनायत खान भीड़ को उकसाते हुए बादशाह के सामने ले गया। देखिए जहांपना, आपके प्रिय बीरबल की वजह से आज सल्तनत में बगावत होने जा रही है। ये लोग न्याय मांग रहे हैं। अकबर भी घबरा गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो भीड़ के सामने शांत भाव से खड़े थे। क्या कहना है तुम्हारा, बीरबल? ये तुमने क्या कर दिया? अकबर ने गुस्से से पूछा। बीरबल ने भीड़ की ओर मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, मेरे प्यारे आगरा वासियों, शांत हो जाइए। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। तुम न तो मूंछ रख पा रहे हो, न कटवा पा रहे हो, लेकिन हर मुश्किल का एक हल होता है। फिर बीरबल ने जो घोषणा की, उससे पूरा दरबार और सारी प्रजा सन्न रह गई। आज से मैं एक नया व्यापार शुरू कर रहा हूं। जो कोई भी मुझसे 5 जूते खाएगा, मैं उसे 1 सोने की अशर्फी दूंगा। ये मेरी तरफ से है। कोई भी आ सकता है और इस जूता खाओ, अशर्फी पाओ योजना का लाभ उठा सकता है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। भला ऐसा भी कोई करता है? ये तो पागलपन था। इनायत खान को लगा कि बीरबल पूरी तरह बौखला गया है। उसने सोचा, ये उसे अपमानित करने और साथ ही एक सोने की अशर्फी कमाने का सुनहरा मौका है। वो सबसे आगे आया और बोला, मैं तैयार हूं। मैं तुम्हें जूते मारने के लिए तैयार हूं, बीरबल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर मीर बख्शी साहब, आप तो बादशाह के सबसे खास है। शुरुआत तो आप ही से होनी चाहिए, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। चूंकि आप एक बड़े ओहदे पर हैं, तो आपके लिए इनाम भी बड़ा होगा। आप मुझे 5 जूते मारिए और मैं आपको 100 सोने की अशर्फिया दूंगा। इनायत खान की आंखों में लालच नाच उठा। 100 सोने की अशर्फिया और साथ में अपने सबसे बड़े दुश्मन को सरेआम जूतों से मारने का सुख। उसने फौरन अपनी कीमती जूतियां उतारी और बीरबल पर पिल पड़ा। टैक 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 टैक। उसने पूरी ताकत से बीरबल की पीठ पर 5 जूते मारे। बीरबल शांत खड़े रहे, जैसे उन्हें कोई परख ही न पड़ रहा हो। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा था। जैसे ही 5वां जूता पड़ा, बीरबल पीछे हटे और अपने सिपाहियों को इनायत खान को पकड़ने का इशारा किया। फिर वो सीधे बादशाह अकबर की ओर मुड़े और जोर से बोले, जहांपना, आपको हमारा वो समझौता तो याद है ना, जो आज सुबह ही हुआ था? अकबर हैरान थे। कैसा समझौता, बीरबल? वही जहांपना, कि मैं जो भी नया व्यापार करूंगा, उसका आधा मुनाफा सीधा शाही खजाने में जाएगा, यानी आपको मिलेगा। बीरबल ने जोर देकर कहा।
फिर वो इनायत खान की ओर मुड़े, जो 100 अशरफियों का इंतजार कर रहा था। बीरबल ने कहा, मीर बख्शी जी, आपके साथ मेरा सौदा हुआ था, सो सोने की अशरफियों का। मेरे और बादशाह के बीच हुए समझौते के अनुसार इस कमाई का आधा हिस्सा यानी 50 सोने की अशरफिया बादशाह सलामत का हुआ। अब आप भौरन 50 सोने की अशरफिया शाही खजाने के लिए बादशाह सलामत को पेश करें। एक पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर जैसे ही बीरबल की चतुराई लोगों की समझ में आई, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। इनायत खान का चेहरा देखने लायक था। वो बुरी तरह फंस चुका था। उसे 100 अशरफिया मिलने की बजाय अब अपनी जेब से 50 अशरफिया बादशाह को देनी थी, और वह भी अपने सबसे बड़े दुश्मन को जूतों से मारने के इनाम के तौर पर। अगर वो देने से मना करता तो बादशाह की हुक्मोदूली होती। उसने सरेआम लालच में आकर एक नवरत्न को जूतों से पीटा था। उसका सारा मान सम्मान, सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। बादशाह अकबर अब तक सारा खेल समझ चुके थे। वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे बीरबल ने मूर्खता का जवाब महामूर्खता से दिया और दोषी को उसी के जाल में फंसाकर सबके सामने बेनचाप कर दिया। अकबर अपनी गद्दी से उठे और बुलंद आवाज में कहा, इनायत खान को भौरन इसके पद से बर्खास्त किया जाता है और इसकी सारी संपत्ति जब्त करके उन गरीबों में बांट दी जाए जिन्हें इसकी वजह से अपनी मूंछें कटवानी पड़ी। फिर उन्होंने अपनी प्रजा की ओर मुड़कर कहा, मेरे प्यारे लोगों, मुझसे भूल हुई। एक बादशाह का काम अपनी प्रजा पर बोझ डालना नहीं, बल्कि उनका बोझ हल्का करना है। आज से मूंछ कर और बाकी सभी बेतुके कर खत्म किए जाते हैं। ये सुनते ही प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बादशाह अकबर की जय और राजा बीरबल की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। उस दिन के बाद आगरा में फिर से खुशहाली लौट आई। मर्दों के चेहरों पर फिर से उनकी शान, उनकी मूंछें लहराने लगी। और यह किस्सा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जो ये सिखाता था कि एक शासक को अपनी प्रजा के आत्मसम्मान पर कभी चोट नहीं करनी चाहिए और कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे बुद्धि और चतुराई से हल न किया जा सके। कहानी 3। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुतलिया सल्तनत का परचम बुलंदी पर था, तब शहंशाह अकबर का दरबार केवल न्याय और शासन का केंद्र नहीं, बल्कि बुद्धि और कला का एक ऐसा संगम था जिसकी धाराएं दूर दूर तक बहती थी। इसी संगम के सबसे अनमोल रत्न थे बीरबल, जिनकी बुद्धि की चमक से न केवल दोस्त रोशन होते थे, बल्कि दुश्मनों की आंखें भी चौंधिया जाती थी। एक रोज जब दीवान एतास में सुबह की सुनहरी धूप संगमरमरी फर्श पर अपने बना रही थी, दरबार की नियमित कार्यवाही चल रही थी, तभी द्वारपाल ने हाफते हुए आकर सूचना दी, जहांपनाह, दक्कन की सल्तनत से एक महान दूत और पहेलियों के आचार्य वक्रतुंड आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। उनका दावा है कि उनके पास एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अकबर की आंखों में उत्सुकता की एक लहर दौड़ गई। उन्हें दिमागी कसरत वाले खेल बहुत पसंद थे। उन्होंने तुरंत आचार्य वक्रतुंड को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। आचार्य वक्रतुंड ने दरबार में प्रवेश किया। उनका कद लंबा, शरीर गठिला और चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जिसमें ज्ञान के साथ साथ अहंकार का भी गहरा पुट था। उन्होंने सोने के तारों से कढ़ी हुई रेशमी अंगरखा पहन रखी थी और उनकी पगड़ी में एक बड़ा सा नीलम जड़ा था जो उनकी हैसियत का बखान कर रहा था। उन्होंने शहंशाह को झुककर सलाम तो किया, पर उनकी आंखों में सम्मान से अधिक चुनौती का भाव था। शहंशाहिंद, आपकी और आपके नवरत्न बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से हमने दक्कन तक सुने हैं। वक्रतुंड ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं यहां कोई संधि या व्यापार के लिए नहीं आया हूं। मैं तो केवल ये परखने आया हूं कि आगरा के दरबार की बुद्धि में कितना दम है। मेरे पास एक पहेली है जो मेरे गुरु ने मुझे सौंपी थी। उन्होंने कहा था कि जो इसे सुलझा लेगा वही संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाने का हकदार होगा।
आज तक कोई इसे भेद नहीं पाया। क्या आपके दरबार में कोई है जो इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस रखता है? ये एक सीधी और खुली चुनौती थी। दरबार में बैठे सभी अमीरों, वजीरों और सलाहकारों की नजरें बीरबल पर जा टिकी। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले अन्य दरबारी मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा कि ये बाहरी विद्वान बीरबल के अभिमान को मिट्टी में मिला देगा। अकबर ने अपने सिंहासन से बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई घबराहट। अकबर ने कहा, आचार्य वक्रतुंड, हमारा दरबार आपकी चुनौती स्वीकार करता है। हमारे सलाहकार बीरबल आपकी पहेली सुलझाने का प्रयास करेंगे। आप अपनी पहेली प्रस्तुत करें। वक्रतुंड के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। वो जानते थे कि उनकी पहेली कोई साधारण पहेली नहीं थी। वो एक ऐसा मायाजाल थी जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी उलझकर रह जाते थे। उन्होंने अपनी आवाज को और गहरा करते हुए पहेली कहनी शुरू की। सुनो दरबारियों, और सुनो है बीरबल, ऐसी कौन सी चीज है जो राजा के पास नहीं पर फकीर के पास है, जो अमीर को चाहिए पर गरीब के पास भरपूर है, जो ज्ञानी खो देता है पर मूर्ख उसे पाता है, और जो जिंदा को मार देती है पर मुर्दे को जला देती है? पहेली खत्म होते ही पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये पहेली नहीं, बल्कि विरोधाभासों का एक जाल था। हर पंक्ति दूसरी पंक्ति को काट रही थी। ऐसी कौन सी चीज हो सकती थी जो एक ही समय में इतनी विपरीत भूमिकाएं निभाती हो? सबसे पहले एक बूले वजीर ने हिम्मत करके कहा, शायद इसका उत्तर ईश्वर है। वक्रतुंड हंस पड़ा। गलत। राजा भी ईश्वर की पूजा करता है और फकीर भी। ईश्वर किसी एक का नहीं, सबका है। और ईश्वर किसी को मारता या जलाता नहीं। वो तो जीवन मृत्यु के चक्र से परे है। एक दूसरे विद्वान ने कहा, इसका उत्तर संतोष हो सकता है। ये भी गलत है। वक्रतुंड ने तुरंत जवाब दिया, माना कि फकीर के पास संतोष होता है और अमीर को उसकी चाह होती है, पर संतोष जिंदा को मार दे और मुर्दे को जला दे, ये कैसे संभव है? तुम्हारा तर्क अधूरा है। एक के बाद एक कई दरबारियों ने अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए। किसी ने समय कहा, किसी ने ज्ञान, तो किसी ने भाग्य। पर वक्रतुंड हर उत्तर को अपने तीखे तर्कों से काट देता। दरबारियों के चेहरे पर निराशा और हताशा छाने लगी। शहंशाह अकबर भी चिंतित हो उठे। ये अब सिर्फ एक पहेली का सवाल नहीं था, ये उनकी सल्तनत की इज्जत का सवाल बन गया था। अंत में सबकी नजरें बीरबल पर आकर टिक गई, जो अब तक खामोश थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही कुछ कहो। क्या तुम भी हार मान गए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, पहेली वास्तव में बहुत गूढ़ है। इसके हर पहलू पर गहराई से सोचना होगा। इसका उत्तर हवा में तीर चलाने से नहीं मिलेगा। मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। वक्रतुंड ने तंज कसा, समय? बुद्धिमानों को सोचने के लिए समय नहीं लगता बीरबल। उत्तर तो उनकी जुबान पर होता है। खैर, मैं तुम्हारी विवशता समझता हूं। बोलो, कितना समय चाहिए? 1 दिन? 2 दिन? बीरबल ने शांति से कहा, आचार्यवर, मुझे 3 दिन की मोहलत चाहिए। चौथे दिन सुबह इसी दरबार में मैं आपको आपकी पहेली का उत्तर दूंगा, और यदि मैं उत्तर न दे सका तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा और शहंशाह से गुजारिश करूंगा कि वे आपको हिंदुस्तान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित करें। यह सुनकर वक्रतुंड की आंखों में जीत की चमक आ गई। उसे पूरा विश्वास था कि बीरबल कभी इस पहेली को नहीं सुलझा पाएंगे। वो सहर्ष तैयार हो गया। बीरबल की खोज। बीरबल दरबार से निकलकर सीधे अपने घर नहीं गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और एक साधारण किसान का भेष धारण कर लिया। वो जानते थे कि ऐसी गूढ़ पहेलियों के उत्तर अक्सर महलों की दीवारों में नहीं, बल्कि आम जिंदगी की गलियों में मिलते हैं। पहला दिन, बीरबल ने शहर के सबसे अमीर सेठ धनपत राय की हवेली के पास डेरा डाला। रात के समय जब सारा शहर सो रहा था,
बीरबल ने देखा कि सेठ की हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल में रोशनी जल रही है। बीरबल चुपके से हवेली के पीछे पहुंचे और उन्होंने सुना कि सेठ अपनी पत्नी से कह रहा है, भगवान, मुझे नींद नहीं आ रही। कल समुद्री जहाज से मेरा जो माल आने वाला है कहीं तूफान में डूब न जाए, और वो जो उधार दिया है कहीं वापस न मिला तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बीरबल ने यह सुना और मुस्कुराए। उन्हें पहेली की एक कड़ी का सिरा मिलता हुआ दिखा। अमीर को चाहिए, पर गरीब के पास भरपूर है। सेठ के पास सब कुछ था, धन, दौलत, रेशमी बिस्तर, नौकर चाकर, पर एक चीज नहीं थी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। दूसरा दिन। अगले दिन बीरबल शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी मस्जिद के पास पहुंचे। वहां एक फकीर, जो दिन भर अल्लाह का नाम लेता था, शाम होते ही एक पेड़ के नीचे एक फटे हुए कंबल पर लेट गया। उसके पास न घर था, न बिस्तर, न कल की कोई चिंता। कुछ ही पलों में वो गहरी नींद में सो गया और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और सुकून था। शहंशाह अकबर, जिनके पास पूरी सल्तनत थी, अक्सर रातों को सल्तनत की चिंताओं में जागते रहते थे। बीरबल को पहेली की दूसरी कड़ी भी समझ आ गई। राजा के पास नहीं, पर फकीर के पास है। तीसरा दिन। तीसरे दिन बीरबल ने दो और लोगों पर नजर रखी। एक था शहर का प्रसिद्ध विद्वान पंडित वाचस्पति, जो रात भर जागकर ग्रंथ पढ़ता रहता था और नए नए तर्क खोजता था। बीरबल ने देखा कि सुबह होते होते पंडित का चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें धंस गई थी और वो बेहद थका हुआ लग रहा था। ज्ञान की खोज ने उसकी शारीरिक शक्ति को छीन लिया था। वहीं दूसरी ओर बीरबल ने एक मजदूर को देखा, जिसे लोग उसकी सादगी के कारण भोलू कहकर बुलाते थे। भोलू दिन भर पत्थर ढोता था और शाम को जो भी रूखा सूखा मिलता खाकर अपनी झोपड़ी के बाहर जमीन पर ही सो जाता था। रात भर वो ऐसा सोता जैसे उसे दुनिया की कोई खबर ही न हो। सुबह जब वो उठता तो उसके चेहरे पर एक नई ताजगी और ऊर्जा होती थी, जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। अब बीरबल के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी। उन्हें पहेली की अंतिम दो पंक्तियों का अर्थ भी मिल गया था। ज्ञानी खो देता है, पर मूर्ख उसे पाता है, और जो जिंदा को मार देती है, पर मुर्दे को जला देती है। पहेली का उत्तर अब शीशे की तरह साफ था। चौथे दिन का दरबार। चौथे दिन का दरबार किसी उत्सव के मैदान जैसा लग रहा था। दूर दूर से लोग इस ऐतिहासिक फैसले को देखने आए थे। आचार्य वक्रतुंड अपने सिंहासन जैसे आसन पर गर्व से बैठे थे। उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन था। शहंशाह अकबर के चेहरे पर उम्मीद और चिंता के मिले जुले भाव थे। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। तो बीरबल, वक्रतुंड ने व्यंग्य से कहा, क्या तुम अपनी हार मानने के लिए तैयार हो, या कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाकर हमारा समय बर्बाद करोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आचार्यवर, मैं यहां आपकी पहेली का उत्तर देने आया हूं, प्रमाण सहित। बीरबल ने शहंशाह से अनुमति लेकर उन चारों लोगों को दरबार में बुलवाया जिन पर उन्होंने नजर रखी थी। सेठ धनपत राय, वो फकीर, पंडित वाचस्पति और मजदूर भोलू। पूरा दरबार हैरान था कि इन साधारण लोगों का इस गूढ़ पहेली से क्या संबंध है। बीरबल ने वक्रतुंड की ओर देखकर कहना शुरू किया, आचार्यवर, आपकी पहेली का उत्तर इन चारों में ही छिपा है। आपकी पहली शर्त थी, जो राजा के पास नहीं, पर फकीर के पास है। उन्होंने फकीर और शहंशाह की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे शहंशाह के पास दुनिया की हर दौलत है, पर सल्तनत की चिंताएं अक्सर उनकी रातों की शांति छीन लेती है। वही इस फकीर के पास कुछ नहीं है, पर इसके पास वो खजाना है जिसे चिंता छू भी नहीं सकती। वो खजाना है सुकून की नींद। आपकी दूसरी शर्त थी, जो अमीर को चाहिए, पर गरीब के पास भरपूर है। बीरबल ने सेठ धनपत राय और मजदूर भोलू की ओर इशारा किया। ये सेठ अपने रेशमी बिस्तरों पर करवटें बदलता रहता है, क्योंकि दौलत की चिंता उसे सोने नहीं देती।
वही ये गरीब मजदूर दिन भर की मेहनत के बाद जमीन पर भी ऐसे सोता है जैसे जन्नत में हो। इसके पास सुकून की नींद भरपूर है। आपकी तीसरी शर्त थी, जो ज्ञानी खो देता है पर मूर्ख उसे पाता है। बीरबल ने पंडित वाचस्पति और भोलू की ओर इशारा किया। ये ज्ञानी पंडित ज्ञान की खोज में इतने गहरे उतर जाते हैं कि उनका दिमाग रात भर चलता रहता है और वे अपनी नींद खो देते हैं, जबकि ये भोला मजदूर, जिसे दुनिया शायद मूर्ख समझे, उसका मन शांत है, इसलिए वो गहरी नींद पाता है। अब बीरबल अपनी बात के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आए, और आपकी अंतिम और सबसे कठिन शर्त थी, जो जिंदा को मार देती है पर मुर्दे को जिला देती है। आचार्यवर, जब कोई इंसान सोता है तो वो कुछ समय के लिए इस दुनिया से बेखबर हो जाता है। वो एक जिंदा लाश की तरह होता है। इस तरह नींद एक जिंदा इंसान को कुछ घंटों के लिए मार देती है, और जब एक थकाहारा मुर्दे जैसा इंसान सोकर उठता है तो उसके शरीर में नई जान, नई स्फूर्ति आ जाती है। इस तरह नींद एक मुर्दे को जिला देती है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपनी बुलंद आवाज में कहा, तो हे आचार्य वक्रतुंड, आपकी इस महान पहेली का एक ही सरल उत्तर है, सुकून की नींद। ये उत्तर सुनते ही पूरे दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उत्तर इतना सरल, इतना सटीक और इतना गहरा था कि किसी को भी इसमें कोई कमी नजर नहीं आई। आचार्य वक्रतुंड अपनी जगह पर जड़ हो गए थे। उनकी आंखों से अहंकार का नशा उतर चुका था और उनमें आश्चर्य और सम्मान का भाव था। उन्होंने आज तक अपनी पहेली को केवल शब्दों और शास्त्रों के नजरिए से देखा था, पर बीरबल ने उसे आम जिंदगी के अनुभवों से जोड़कर सुलझा दिया था। वो अपने आसन से उठे, बीरबल के सामने आए और अपना सिर झुका दिया। बीरबल, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। तुम्हारी बुद्धि केवल किताबी नहीं, बल्कि व्यवहारिक और जीवन के सत्य से जुड़ी हुई है। तुमने मुझे हरा नहीं दिया, बल्कि मुझे एक नई दृष्टि दी है। सच्चा ज्ञान महलों और ग्रंथों में नहीं, बल्कि इंसान के जीवन में छिपा है। आज से मैं तुम्हें ही संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता हूं। शहंशाह अकबर का चेहरा गर्व से दमक रहा था। वो अपने सिंहासन से उतरे और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। शाबाश बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार के सबसे चमकते हुए सितारे हो। उस दिन के बाद आचार्य वक्रतुंड दक्कन वापस लौट गए, लेकिन एक बदले हुए इंसान के रूप में। और आगरा के दरबार में यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई कि कैसे बीरबल ने अपनी अनूठी सूझबूझ से एक असंभव पहेली को सुलझाकर यह साबित कर दिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी गुत्थियां भी एक शांत और ऑब्जर्वेंट मन के सामने घुटने टेक देती है। कहानी 4। बादशाह अकबर के लिए वो एक मुश्किल दिन था। सुबह से ही उनका सिर भारी था। पहले काबुल के सूबेदार का एक लंबा और उबाऊ खत आया था, जिसमें सीमा पर छोटी मोटी झड़पों का जिक्र था। फिर खजाने के मंत्री ने राजस्व में आई मामूली सी कमी का ऐसा ब्यौरा पेश किया जैसे सल्तनत दिवालिया होने की कगार पर हो। उसके बाद 2 जागीरदारों का एक पुराना जमीनी विवाद इतना गर्मा गया कि उन्होंने एक दूसरे की पगड़ियां उछाल दी। शाम होते होते अकबर पूरी तरह से थक चुके थे। उन्होंने अपने भारी भरकम ताज को उतारकर मेज पर रखा और एक गहरी सांस ली। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उन्होंने दीवान-ए-ताश में बैठे अपने नवरत्नों पर एक नजर डाली। सब अपने अपने कामों में मशगूल थे, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान के साथ खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया की किसी बात की कोई फिक्र ही न हो। बीरबल की यही शांत मुद्रा अकबर को चुभ गई। उन्हें लगा कि दुनिया का सारा बोझ सिर्फ उनके ही कंधों पर है और बाकी सब लोग मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बीरबल, अकबर की आवाज में एक अस्वाभाविक कड़वाहट थी। बीरबल ने मुड़कर अदब से कहा, जी जहां पना, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है
जैसे तुम्हें किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, अकबर ने शिकायत भरे लहजे में कहा। यहां हम सल्तनत की फिक्र में घुले जा रहे हैं और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि एक बादशाह होना कितना मुश्किल काम है? 24 घंटे प्रजा की चिंता, सरहदों की सुरक्षा, न्याय का बोझ। दुनिया में इससे ज्यादा मुश्किल और जिम्मेदारी वाला कोई काम नहीं हो सकता। बीरबल ने अपनी मुस्कान को कायम रखते हुए कहा, आलमपना, आपका कहना 100% सच है। एक बादशाह का जीवन कांटों का ताज पहनने जैसा ही है। लेकिन क्या? अकबर ने अधीरता से पूछा। लेकिन हुजूर, बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, हर व्यक्ति को अपना ही काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। ये सुनते ही अकबर भड़क गए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम एक बादशाह के काम की तुलना किसी किसान या मोची के काम से कर रहे हो? उन्हें क्या फिक्र है? सुबह उठो, अपना काम करो, शाम को घर आकर सो जाओ। उन्हें लाखों लोगों की जिंदगी के फैसले नहीं करने पड़ते। बीरबल समझ गए कि बादशाह का मिजाज बिगड़ा हुआ है और वो तर्क सुनने के मूड में नहीं है। उन्होंने एक पल सोचा और फिर एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आपकी बात में वजन है, लेकिन इसे साबित करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका? अकबर ने पूछा। एक दिन के लिए जगह की अदला-बदली, बीरबल ने कहा। आप सल्तनत के किसी भी आम नागरिक का काम एक दिन के लिए संभाल लीजिए और उसे एक दिन के लिए हिंदुस्तान का शहंशाह बना दीजिए। दिन के अंत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये विचार अकबर को बहुत मजेदार और रोमांचक लगा। उनकी सारी थकान जैसे गायब हो गई। ये अपनी बात को साबित करने का एक शाही तरीका था। उन्होंने ऐलान किया, बहुत खूब बीरबल, हमें ये चुनौती स्वीकार है। कल हम साबित कर देंगे कि हमारा काम ही सबसे मुश्किल है। तुम ही किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो ये मानने को तैयार हो कि उसका काम हमारे काम से ज्यादा मुश्किल है। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण से दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी के साथ हाजिर हुए। उसके कपड़ों पर मैदे के दांत लगे थे और उसके हाथों से इलायची और घी की मिलीजुली महक आ रही थी। उसका नाम घासीटाराम था और वो आगरा के चांदनी चौक का सबसे मशहूर हलवाई था। उसकी बनाई जलेबियां और इमरतियां खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। घासीटाराम बादशाह के सामने कांप रहा था। बीरबल ने उसे समझाया था, लेकिन हिंदुस्तान के शहंशाह के सामने खड़े होने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अकबर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य से मुस्कुराए। तो तुम हो वो व्यक्ति घासीटाराम जिसे लगता है कि जलेबियां बनाना सल्तनत चलाने से ज्यादा मुश्किल काम है? घासीटाराम ने डरते डरते कहा, नहीं नहीं अन्नदाता, मैंने ऐसा कब कहा? बीरबल जी ने तो बस। बीरबल ने बीच में कहा, जहांपनाह, घासीटाराम बहुत सीधा साधा आदमी है, लेकिन जब मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि सुबह सूरज उगने से पहले भट्टी जलाना, दिन भर उस आग के सामने खड़े रहना, चाशनी का सही तार बनाना और हजारों ग्राहकों की फरमाइशें पूरी करना बहुत मेहनत का काम है। इसे एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती। ठीक है, अकबर ने घोषणा की। तो ये तय रहा, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ घासीटाराम इस तट पर बैठेगा और हिंदुस्तान का शहंशाह बनेगा और मैं शहंशाह अकबर घासीटाराम की दुकान पर जाकर एक दिन के लिए हलवाई बनूंगा। बीरबल, तुम घासीटाराम के सलाहकार रहोगे ताकि ये कोई बड़ी गड़बड़ न कर दे और मेरी मदद के लिए। खैर, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, जलेबी ही तो बनानी है। अगली सुबह आगरा ने एक ऐसा नजारा देखा जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। दीवान में बादशाह के भव्य सिंहासन पर घासीटाराम बैठा हुआ था। उसने शाही वस्त्र तो पहन लिए थे, लेकिन वो उनमें बहुत असहज महसूस कर रहा था। भारी भरकम ताज बार बार उसकी आंखों पर खिसक आता था और वो उसे ऐसे संभाल रहा था जैसे कोई गर्म पतीला पकड़ा हो। बीरबल उसकी बगल में खड़े थे और उसे हौसला दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर चांदनी चौक की तंग गली में
घासी टाराम की छोटी सी दुकान पर बादशाह अकबर एक साधारण सा कुर्ता पायजामा पहने खड़े थे। उन्होंने वेश तो बदल लिया था, पर उनके चेहरे पर वही शाही रोब था। दुकान की मालकिन यानी घासी टाराम की पत्नी गंगा एक दबंग और मुंहफट औरत थी। उसे इस अदला-बदली से कोई लेना देना नहीं था। उसे बस अपना काम समय पर चाहिए था। गंगा ने अकबर को घूरते हुए कहा, सुनो जी, नए कारीगर, यहां शाही महल की तरह आराम नहीं मिलेगा। चलो, सबसे पहले जाकर पीछे से लकड़ियां लाओ और भट्टी सुलगाओ। सुबह के ग्राहक आने वाले हैं। अकबर, जिन्हें हुक्म देने की आदत थी, पहली बार किसी से हुक्म सुन रहे थे। उन्हें यह बहुत अजीब लगा, लेकिन चुनौती तो चुनौती थी। वो अकड़कर पीछे गए। वहां लकड़ियों का ढेर लगा था। उन्होंने कुछ लकड़ियां उठाई और भट्टी में डाल दी। लेकिन भट्टी सुलगाना कोई आसान काम नहीं था। वो जितनी बार फूंक मारते, उतना ही ज्यादा धुआं उनकी आंखों और मुंह में घुस जाता। कुछ ही देर में हिंदुस्तान का शहंशाह खांस खांस कर बेहाल हो गया और उसका चेहरा कालिक से काला पड़ गया। बड़ी मुश्किल से गंगा की डांट खाते हुए उन्होंने भट्टी जलाई। अब अगला काम था जलेबी के लिए घोल तैयार करना। गंगा ने उन्हें मैदा, दही और पानी का अंदाजा बताया। अकबर ने बड़े आत्मविश्वास से सब कुछ एक बड़े से पतीले में डाल दिया और उसे फेंटना शुरू किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसे एक ही दिशा में और एक थास गति से फेंटना होता है। उन्होंने उसे ऐसे फेंटा जैसे कोई तलवारबाजी कर रहा हो। नतीजा ये हुआ कि घोल कहीं से गाढ़ा, कहीं से पतला और गांठों से भरा हुआ था। गंगा ने जब घोल देखा तो अपना माथा पीट लिया। अरे सत्यानाश! ये जलेबी का घोल बनाया है या दीवार पर लीपने वाला गारा? सारा मैदा बर्बाद कर दिया। चलो हटो यहां से, मैं खुद बनाती हूं। तुम जाकर चाशनी की तैयारी करो। अकबर को अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी डांट पड़ी थी। उनका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे। उन्होंने चीनी और पानी एक बड़ी कढ़ाई में डालकर भट्टी पर चढ़ा दिया। अब उसे लगातार चलाना था ताकि वो नीचे न लगे। आग की तपिश सीधे उनके चेहरे पर पड़ रही थी। 5 मिनट में ही उनके माथे से पसीना टपकने लगा। उनकी पीठ में दर्द होने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि एक ही जगह खड़े रहकर कड़छी चलाना कितना थका देने वाला काम है। उधर दीवाना में घासी टाराम की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। सबसे पहले उसके सामने 2 राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का एक जटिल विवाद पेश किया गया। वकीलों ने घंटों तक दलीलें दी, नक्शे दिखाए और पुराने दस्तावेज पेश किए। घासी टाराम के सिर के ऊपर से सब कुछ गुजर रहा था। उसे तो सिर्फ चीनी और पानी का अनुपात समझ में आता था। अंत में जब उससे फैसला सुनाने को कहा गया तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, देखो भाई, लड़ो मत। मेरे हिसाब से दोनों राज्यों में एक एक मीठे शरबत की बड़ी सी टंकी लगवा दो। प्रजा भी खुश रहेगी और लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। यह सुनकर पूरा दरबार अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने बड़ी मुश्किल से स्थिति को संभाला और कहा, जहांपनाह का विचार बहुत ही अनूठा है। हम इस पर गहराई से विचार करने के लिए एक समिति का गठन करते हैं। मामला अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित किया जाता है। इसके बाद एक जासूस ने नबर दी कि पड़ोसी सल्तनत का एक राजकुमार भेष बदलकर आगरा में घूम रहा है और शायद किसी साजिश की तैयारी में है। घासी टाराम ये सुनकर घबरा गया। उसने फौरन हुक्म दिया, शहर के सारे हलवाइयों को हुक्म दिया जाए कि वे अपनी जलेबियों में थोड़ी ज्यादा चाशनी डालें। जब राजकुमार हमारी मीठी जलेबियां खाएगा तो उसका दिल पिघल जाएगा और वो सारी साजिश भूलकर हमसे दोस्ती कर लेगा। बीरबल को एक बार फिर बीच में आकर मामले को संभालना पड़ा। इस बीच दुकान पर अकबर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। चाशनी तैयार थी और अब सबसे मुश्किल काम था जलेबियां छानना। गंगा ने उन्हें एक कपड़े में घोल भरकर उसे सही तरीके से दबाकर
गोल गोल जलेबियां बनाना सिखाया। अकबर ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने घोल को गर्म तेल में डालना शुरू किया तो गोल जलेबियों की जगह अजीब अजीब से टहमेड़े, सांप और बिच्छू जैसे आकार बनने लगे। कोई जलेबी इतनी मोटी हो जाती कि अंदर से कच्ची रह जाती, और कोई इतनी पतली कि तेल में जाते ही जलकर काली हो जाती। दुकान पर अब ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। जब उन्होंने थाल में सजी ये अनोखी जलेबियां देखी तो वे हंसने लगे। एक बच्चा अपनी मां से बोला, अम्मा देखो, हलवाई चाचा ने आज जलेबी नहीं, जलेबा बनाया है। अकबर का स्वाभिमान चूर चूर हो रहा था। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था और अपनी लाचारी पर रोना भी। दिन चढ़ने के साथ साथ गर्मी और बढ़ती जा रही थी। भट्टी की आग, तेल की गर्मी, ग्राहकों का शोर और गंगा की लगातार डांट ने उन्हें अधमरा कर दिया था। उनके शाही शरीर को ऐसी मेहनत की आदत नहीं थी। उनके पैर दर्द कर रहे थे, कमर अकड़ गई थी और हाथ कड़छी चला चलाकर सुन पड़ गए थे। दोपहर तक वो पूरी तरह से हार मान चुके थे। वो एक कोने में जमीन पर बैठ गए। उनका चेहरा कालिख, पसीने और मैदे से सना हुआ था। उनके शाही वस्त्रों पर चाशनी के चिपचिपे दाग लगे थे। हिंदुस्तान का महान शहंशाह इस वक्त एक थकाहारा, पराजित कारीगर लग रहा था। ठीक उसी समय बीरबल कुछ मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने ये दिखावा किया कि वे नए हलवाई के काम का निरीक्षण करने आए हैं। जब उन्होंने बादशाह की ये हालत देखी तो मंत्रियों की हंसी छूट गई, लेकिन उन्होंने बादशाह के डर से उसे बड़ी मुश्किल से रोका। बीरबल ने अकबर के पास जाकर बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या बात है कारीगर साहब, आप ऐसे जमीन पर क्यों बैठे हैं? अभी तो आधा दिन ही बीता है। सुना है आपकी बनाई जलेबियां पूरे शहर में मशहूर हो रही है। अकबर ने थकी हुई, हारी हुई नजरों से बीरबल को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सिर हिला दिया। बीरबल सब समझ गए। उन्होंने घासीटाराम की दुकान बंद करवाई और अकबर को वापस महल ले गए। उधर दीवा नाम से थकेहारे, घबराए हुए घासीटाराम को भी लाया गया। शाम को दीवान तास में फिर से सभा जुड़ी, लेकिन आज माहौल बिल्कुल अलग था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उसमें कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक नई विनम्रता थी। घासीटाराम अपने साधारण कपड़ों में एक कोने में खड़ा था और उसके चेहरे पर महल से बाहर निकलने की राहत साफ दिख रही थी। अकबर ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में एक गहरी ईमानदारी थी। आज हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। हम सोचते थे कि सल्तनत चलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन आज हमें पता चला कि एक हलवाई का काम भी किसी तपस्या से कम नहीं। उस आग की भट्टी के सामने दिन भर खड़े रहना, अपनी कमर और हाथों की परवाह किए बिना मेहनत करना, और फिर भी ग्राहकों और मालिक की डांट सुनना, ये आसान नहीं है। फिर वो घासीटाराम की ओर मुड़े। और घासीटाराम, तुमने आज कैसा महसूस किया? घासीटाराम ने कांपते हुए कहा, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो आज मरते मरते बचा। एक एक फैसले पर हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी होती है। हर तरफ से साजिश और समस्याओं का डर। मुझसे तो अपनी दुकान ही भली। कम से कम वहां मुझे ये तो पता होता है कि अगर चाशनी पतली हो गई तो उसे गाढ़ा कैसे करना है। यहां तो हर समस्या जलेबी की तरह टेढ़ी है। अकबर मुस्कुराए। ये एक सच्ची और दिल से निकली मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही थे। हर काम अपनी जगह पर मुश्किल है और सम्मान का हकदार है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो व्यक्ति अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता है, वही सच्चा शहंशाह है। उन्होंने ऐलान किया, आज से घासीटाराम की दुकान शाही हलवाई के नाम से जानी जाएगी और सल्तनत के सभी बड़े कार्यक्रमों में मिठाइयां बनाने का ठेका उसे ही दिया जाएगा। ये उसकी मेहनत और उसके हुनर का सम्मान है। घासीटाराम खुशी और कृतज्ञता से रो पड़ा। उस दिन के बाद
बादशाह अकबर में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने छोटे से छोटे कर्मचारी और आम नागरिक के काम को भी सम्मान की नजर से देखना शुरू कर दिया। और दरबार में जब भी कोई अपने काम को सबसे मुश्किल बताता तो अकबर मुस्कुराकर कहते, कभी एक दिन के लिए घासी टाराम की दुकान पर जलेबियां बनाकर देखो, सब समझ में आ जाएगा। ये किस्सा इतिहास में एक मजेदार सबक के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया, जो ये सिखाता था कि किसी दूसरे के जूतों में चले बिना उसके रास्ते की मुश्किलों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कहानी 5। आगरा की उस दोपहर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। गर्मी अपने चरम पर थी और दीवाना में लगे भारी रेशमी पर्दे भी सूरज की तपिश को रोकने में नाकामयाब हो रहे थे। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका मन रोजमर्रा के उबाऊ मामलों में नहीं लग रहा था। जागीरदारों के झगड़े, लगान की अर्जियां और सीमा विवादों की अंतहीन फहरिस्त ने उनके जिज्ञासु मस्तिष्क को थका दिया था। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर तैनात पहरेदार ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, जहांपनाह, आगरा के 3 नागरिक काशीनाथ, सेठ मोहनलाल और भोलाराम एक व्यापारिक विवाद के निपटारे के लिए आपसे न्याय की गुहार लगाने आए हैं। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये कुछ दिलचस्प लग रहा था। एक ही मामले में 3 लोग, और वह भी एक साथ। उन्होंने इजाजत दी। दरबार में 3 ऐसे व्यक्ति दाखिल हुए जो हर लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। पहला था काशीनाथ, एक दुबला पतला लेकिन तेज आंखों वाला युवक, जिसके पहनावे में एक फक्कड़पन था, लेकिन जिसकी आंखों में सपनों और विचारों की एक अनूठी चमक थी। दूसरा था सेठ मोहनलाल, जो अपने नाम के अनुरूप ही एक मोटा ताजा समृद्ध व्यापारी था। उसके रेशमी अंगरखे और उंगलियों में दमकती अंगूठियां उसकी दौलत की गवाही दे रही थी। तीसरा था भोलाराम, एक मजबूत कदकाठी का गठिला आदमी, जिसके हाथ कठोर और खुरदुरे थे और जिसके चेहरे पर मेहनत और ईमानदारी की सादगी थी। वे तीनों कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। उनके चेहरे पर दोस्ती की गर्मजोशी की जगह व्यापार की कड़वाहट और तनाव साफ झलक रहा था। कहो, क्या मामला है? अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा। तुम तीनों, जो कभी अपनी दोस्ती के लिए पूरे आगरा में मिसाल थे, आज एक दूसरे के खिलाफ फरियादी बनकर क्यों खड़े हो? सबसे पहले काशीनाथ आगे आया। उसने झुककर सलाम किया और बोलना शुरू किया। अन्नदाता, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन आज हमारे बीच हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। ये कहानी शुरू हुई 1 साल पहले, जब मैं सुदूर पूर्वी देशों की यात्रा से लौटा। काशीनाथ की आंखों में एक सपना तैर गया। हुजूर, मैंने वहां हिमालय की एक गुमनाम घाटी में एक फूल देखा, जिसे वहां के लोग नीलकमल कहते हैं। वो कोई साधारण कमल नहीं था। उसकी पंखुड़ियों से एक ऐसी दिव्य सुगंध आती थी जो रूह को ताजगी से भर दे। मैंने वहां के स्थानीय लोगों से उस फूल से इत्र बनाने की गुप्त विधि सीखी। मुझे यकीन था कि अगर हम इस इत्र को आगरा के बाजार में ले आएं, तो ये सोने के भाव बिकेगा। ये एक ऐसा विचार था जो हमें रातों रात अमीर बना सकता था। उसने एक गहरी सांस ली। पर हुजूर, मेरे पास सिर्फ विचार था, पैसा नहीं था। तब मैंने अपने दोस्त सेठ मोहनलाल से बात की। वो एक स्थापित व्यापारी है, उसके पास पूंजी की कोई कमी नहीं। अब सेठ मोहनलाल ने बात को आगे बढ़ाया। जी जहांपनाह, काशी ने जब ये विचार मुझे बताया तो मुझे इसमें दम लगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुआ था। उन फूलों को उगाने के लिए खास तरह की जमीन, पानी और देखभाल की जरूरत थी। फिर उस इत्र को बनाने की प्रक्रिया भी बहुत महंगी थी। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। मैंने जमीन खरीदी, कारीगरों को काम पर रखा और सारे साजो सामान का इंतजाम किया। अगर यह व्यापार डूब जाता तो मैं सड़क पर आ जाता। मैंने अपनी पूंजी लगाकर
इस विचार को एक हकीकत में बदलने का जोखिम उठाया। अकबर ने सिर हिलाया और तीसरे दोस्त भोलाराम की ओर देखा। भोलाराम ने अपने खुरदुरे हाथों को जोड़ते हुए सादगी से कहा, मालिक, मेरे पास न तो काशी जैसा अनोखा विचार था और न ही मोहन लाल जैसा पैसा। मेरे पास तो बस मेरे ये 2 हाथ और मेहनत करने का जज्बा था। जब जमीन खरीदी गई तो मैंने दिन रात एक करके उसे खेती के लायक बनाया। मैंने उन नीलकमलों को अपने बच्चों की तरह पाला। धूप, बारिश, तूफान, हर मौसम में मैं खेतों में डटा रहा। मैंने कारीगरों के साथ मिलकर इत्र निकालने का काम अपनी देखरेख में करवाया। मेरी मेहनत का पसीना जब उस जमीन पर गिरा, तब जाकर उन फूलों में खुशबू आई। अकबर अब तक पूरी कहानी समझ चुके थे। तो फिर विवाद क्या है? तुम्हारा व्यापार तो सफल हो गया, जैसा कि तुम्हारे वस्त्रों और हाव भाव से लग रहा है। यही तो विवाद की जड़ है। जहांपनाह तीनों एक साथ बोल पड़े। काशीनाथ ने कहा, हुजूर, हमारा नीलकमल इत्र उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल हुआ। उसे खरीदने के लिए बड़े बड़े अमीर और नवाब लाइन में लगे हैं। 1 साल में ही हमने इतनी दौलत कमा ली है जितनी हमारी 7 पुश्तें भी नहीं कमा सकती थी। अब जब मुनाफे के बंटवारे का समय आया है तो हम तीनों में सहमति नहीं बन पा रही है। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए, काशीनाथ ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि ये विचार मेरा था। अगर मैं नीलकमल का रहस्य लेकर नहीं आता तो ये व्यापार कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। विचार ही किसी भी उद्यम की आत्मा होता है। इसलिए मुनाफे का 50% हिस्सा मेरा होना चाहिए और बाकी 50% इन दोनों में बंटना चाहिए। सेठ मोहन लाल तुरंत भड़क गया। ये सरासर नाइंसाफी है। विचार तो हवा में होते हैं, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए पूंजी लगती है। अगर मैं अपना पैसा नहीं लगाता तो तुम्हारा विचार सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता। मैंने सबसे बड़ा जोखिम उठाया, इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा भी मेरा होना चाहिए। 50% मुनाफा मुझे मिलना चाहिए। अब तक चुप खड़ा भोलाराम भी बोल पड़ा। उसकी आवाज में एक दबा हुआ गुस्सा था। और मेरी मेहनत का क्या? विचार और पूंजी दोनों बेकार है अगर कोई श्रम करने वाला न हो। मैंने अपनी हड्डियां गलाकर इस व्यापार को खड़ा किया है। क्या मेरे पसीने की कोई कीमत नहीं? जब तुम दोनों अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, तब मैं खेतों में कीड़े मकोड़ों के बीच काम कर रहा था। इसलिए न्याय तो ये कहता है कि हम तीनों में मुनाफा बराबर बराबर बंटना चाहिए। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये एक अभूतपूर्व मामला था। तीनों दोस्त अपनी अपनी जगह सही थे। विचार के बिना व्यापार शुरू नहीं हो सकता था। पूंजी के बिना विचार साकार नहीं हो सकता था और श्रम के बिना पूंजी और विचार दोनों ही व्यर्थ थे। अकबर के मंत्री और सलाहकार भी सोच में पड़ गए। कोई कहता कि विचार सबसे बड़ा है तो कोई पूंजी को महत्व देता। कुछ लोग श्रम की दुहाई दे रहे थे। ये एक ऐसा कांटा था जिसे निकालना आसान नहीं था। बादशाह अकबर को एहसास हुआ कि ये न्याय सिर्फ तराजू से नहीं, बल्कि बुद्धि और जीवन के गहरे अनुभव से ही हो सकता है। उनकी नजरें उस व्यक्ति पर जाकर टिकी जो इस पूरी बहस के दौरान शांत खड़ा, मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बीरबल। बीरबल, अकबर ने कहा, इस मामले ने हमारे पूरे दरबार को चक्कर में डाल दिया है। तुम ही बताओ, न्याय क्या है? विचार, पूंजी और श्रम, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? और इस मुनाफे का बंटवारा कैसे होना चाहिए? बीरबल आगे आए और तीनों दोस्तों को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और लालच तो था, लेकिन कहीं गहरे में अपनी टूटी हुई दोस्ती का दर्द भी छिपा था। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, ये एक व्यापारिक विवाद से कहीं ज्यादा गहरा मामला है। ये जीवन के 3 स्तंभों का सवाल है। इसका फैसला करने के लिए हमें एक छोटी सी परीक्षा लेनी होगी। कैसी परीक्षा? तीनों दोस्त एक साथ बोल पड़े। बीरबल ने अपनी जेब से एक सुंदर चमचमाता हुआ मोती निकाला। उसे हवा में उछालते हुए उन्होंने कहा, यह एक बेशकीमती मोती है। मैं तुम तीनों को एक काम देता हूं।
दरबार के पीछे एक 20 फुट ऊंची चिकनी दीवार है। उस दीवार के पार एक छोटा सा संदूक रखा है। तुम तीनों को अलग अलग जाकर इस मोती को उस संदूक के अंदर डालना है। जो भी ये काम कर देगा, मैं मान लूंगा कि व्यापार में उसी का योगदान सबसे बड़ा है। ये एक अजीब सी शर्त थी, लेकिन तीनों दोस्त चुनौती के लिए तैयार हो गए। उन्हें लगा कि ये अपनी श्रेष्ठता साबित करने का एक सुनहरा मौका है। सबसे पहले सेठ मोहनलाल गया। उसने दीवार के पास पहुंचकर अपनी सोने से भरी थैली निकाली और वहां पहरा दे रहे संतरियों को रिश्वत देने की कोशिश की। ये मोती उस पार पहुंचा दो और ये सारी अशर्फिया तुम्हारी। लेकिन संतरी बीरबल के आदेश से बंधे थे। उन्होंने रिश्वत लेने से साफ इनकार कर दिया। मोहनलाल ने अपनी पूंजी की शक्ति का इस्तेमाल करने की हर कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। वो मुंह लटकाकर वापस आ गया। फिर काशीनाथ की बारी आई। वो दीवार के पास गया और सोचने लगा। उसने लकड़ी के कुछ टुकड़े, रस्सी और एक पत्थर का इस्तेमाल करके एक तरह की गुलेल बनाने की कोशिश की, ताकि वो मोती को उछालकर दीवार के पार पहुंचा सके। उसने कई विचार लगाए, कई तरकीबें सोची, लेकिन चिकनी दीवार पर कोई भी तरकीब काम नहीं आई। उसका हर प्रयास विफल रहा। उसका विचार अभी उसे सफलता नहीं दिला सका। अंत में भोला राम गया। उसने अपनी मजबूत भुजाओं को देखा और बिना सोचे समझे दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, लेकिन चिकनी दीवार पर पकड़ बनाना नामुमकिन था। 2-4 बार गिरने के बाद उसका श्रम अभी जवाब दे गया। तीनों दोस्त हारे हुए, शर्मिंदा और निराश होकर बीरबल के सामने खड़े थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो क्या समझे? तुम तीनों में से कोई भी अकेले इस मोती को उस दीवार के पार नहीं पहुंचा सका। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत अकेले पड़ने पर कमजोर साबित हुई। फिर उन्होंने कहा, अब तुम तीनों एक साथ जाओ और दोस्त बनकर जाओ, प्रतिस्पर्धी बनकर नहीं। मिलकर सोचो कि यह काम कैसे हो सकता है। तीनों दोस्त झिझकते हुए एक दूसरे को देखते हुए फिर से उस दीवार के पास गए। इस बार उनमें अहंकार नहीं, बल्कि विफलता की एक साझा भावना थी। काशीनाथ ने चारों ओर देखा और कहा, मेरे पास एक विचार है। अगर हम भोलाराम को अपने कंधों पर चढ़ाएं, तो शायद वो दीवार के ऊपर तक पहुंच जाए। मोहनलाल ने तुरंत अपनी पगड़ी खोली। ये लो, मेरी ये महंगी रेशमी पगड़ी बहुत मजबूत है। हम इसे रस्सी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। भोलाराम ने कहा, ठीक है मोहनलाल, तुम नीचे झुककर आधार बनाओ। काशी, तुम मेरी मदद करना ऊपर चढ़ने में। और फिर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। सेठ मोहनलाल, जो कभी जमीन पर नहीं बैठता था, घुटनों के बल बैठकर एक मजबूत आधार बन गया। काशीनाथ ने भोलाराम को सहारा देकर मोहनलाल के कंधों पर चढ़ाया। भोलाराम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार के ऊपरी सिरे को पकड़ लिया। फिर काशीनाथ और मोहनलाल ने मिलकर पगड़ी की रस्सी के सहारे मोती को ऊपर भोलाराम तक पहुंचाया। भोलाराम ने मोती को दीवार के पार रखे संदूक में डाल दिया। काम हो गया था। जब वे वापस आए तो उनके चेहरों पर जीत की खुशी तो थी, लेकिन उससे ज्यादा एक दूसरे के लिए सम्मान और अपनी भूली हुई दोस्ती को फिर से पा लेने की एक गहरी संतुष्टि थी। वे तीनों बीरबल के सामने चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें अपना जवाब मिल चुका था। बीरबल ने बादशाह अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, फैसला हो चुका है। इन तीनों ने खुद ही अपना न्याय कर लिया है। उन्होंने तीनों दोस्तों को संबोधित करते हुए कहा, काशी, तुम्हारा विचार आत्मा की तरह है। उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। मोहनलाल, तुम्हारी पूंजी शरीर की तरह है, जो उस आत्मा को रहने का एक आधार देती है। और भोलाराम, तुम्हारा श्रम सांसों की तरह है, जो आत्मा और शरीर को जोड़कर उसे जीवंत और क्रियाशील बनाता है। बीरबल ने एक गहरा सवाल पूछा, अब तुम ही बताओ, जिंदा रहने के लिए आत्मा
शरीर और सांस में से किसे छोड़ा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं था। तीनों ने एक साथ सिर झुका लिया। बीरबल ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। जब जीवन के लिए तीनों ही बराबर के जरूरी हैं, तो तुम्हारे इस व्यापार के जीवन के लिए भी तीनों का योगदान बराबर है। इसलिए न्याय यह कहता है कि मुनाफा तुम तीनों में बराबर बराबर बंटेगा। उन्होंने आगे कहा, और याद रखो, तुमने जो सबसे कीमती चीज कमाई है वो ये सोना चांदी नहीं, बल्कि एक दूसरे का विश्वास और ये दोस्ती है। इस व्यापार ने तुम्हारी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज इसने तुम्हारी दोस्ती को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। जाओ और मिलकर काम करो, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अलग अलग होने में नहीं, बल्कि तुम्हारे एक होने में है। तीनों दोस्तों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनका सारा मनमुटाव, सारा लालच धुल चुका था। उन्हें एहसास हो गया था कि वे कितने मूर्ख थे जो सोने के चंद सिक्कों के लिए अपनी दोस्ती जैसा अनमोल हीरा तोड़ने चले थे। बादशाह अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। उनका चेहरा बीरबल के लिए प्रशंसा और गर्व से दमक रहा था। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, ये सिर्फ एक व्यापारिक विवाद का फैसला नहीं है, ये जीवन का एक महान सबक है। तुमने न सिर्फ एक व्यापार को बचाया, बल्कि 3 दोस्तों को टूटने से भी बचा लिया। तुम्हारा न्याय अमर रहेगा। उस दिन के बाद काशीनाथ, मोहनलाल और भोलाराम ने मिलकर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और उनकी कहानी आगरा में हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। एक ऐसी मिसाल जो ये सिखाती थी कि किसी भी सफल उद्यम की नींव विचार, पूंजी और श्रम के बराबर सम्मान पर टिकी होती है। कहानी 6। एक दिन दरबार सामान्य रूप ही चल रहा था। छोटे मोटे झगड़ों के निपटारे हो रहे थे, लगान और कर से जुड़ी अर्जियां सुनी जा रही थी। तभी मुख्य द्वार पर खड़े पहरेदार ने बुलंद आवाज में घोषणा की, जहांपना, सल्तनत के 3 माने हुए व्यापारी सेठ हरिराम, माणिकचंद और घनश्यामदास आपसे एक जरूरी मामले में न्याय की गुहार लगाने आए हैं। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये तीनों नाम आगरा के व्यापार जगत में किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। हरिराम मसालों और कीमती वस्त्रों के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जिनकी साख पीढ़ियों से चली आ रही थी। माणिकचंद हीरों और जवाहरात के पारखी थे, जिनकी अमीरी और शानो शौकत के चर्चे दूर दूर तक थे। और घनश्यामदास, जो जमीन और अनाज के वायदा कारोबार के बेताज बादशाह माने जाते थे, अपनी श्रूडनेस, धूर्तता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर ने इजाजत दी। तीनों व्यापारी अदब से झुककर बादशाह के सामने पेश हुए। उनके पहनावे से ही उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता था। हरिराम ने सादे पर कीमती सूती वस्त्र पहने थे, जिनमें विनम्रता और समृद्धि का मेल था। माणिकचंद रेशमी अंगरखे और उंगलियों में दमकती अंगूठियों के साथ अपनी दौलत का खुला प्रदर्शन कर रहे थे। वही घनश्यामदास के वस्त्र साधारण थे, पर उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती लग रही थी, बुद्धि और गणना की चमक। कहो, क्या मामला है? अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा। तुम तीनों एक साथ और एक फरियाद लेकर? यह तो कोई बहुत ही पेचीदा मसला जान पड़ता है। सबसे आगे आकर सेठ हरिराम ने बोलना शुरू किया। अन्नदाता, हम तीनों दोस्त भी हैं और व्यापार में प्रतिस्पर्धी भी। कुछ महीने पहले हमें एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु के बारे में पता चला। एक ऐसी चीज जो किंवदंतियों में सुनी जाती है, पर जिसे देखने का सौभाग्य किसी को नहीं मिला। दरबार में मौजूद सभी लोगों के कान खड़े हो गए। बीरबल की आंखों में भी एक विशेष चमक आ गई। हरिराम ने आगे कहा, जहांपनाह, हमें पता चला कि हिमालय की किसी गुप्त घाटी में एक सिद्ध साधु रहते हैं, जिनके पास स्वर्णकमल का एक बीज है। कहते हैं कि ये बीज साधारण भूमि में नहीं उगता, बल्कि इसे जिसके भी भाग्य में बोया जाता है, उसके जीवन में ज्ञान, समृद्धि और शांति का ऐसा कमल खिलता है जो कभी नहीं मुरझाता।
उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उस कमल की सुगंध से धन्य हो जाती है। अकबर की आंखों में कौतूहल और बढ़ गया। फिर क्या हुआ? तुम लोग उस साधु तक पहुंच गए? मानिकचंद ने अब बात को आगे बढ़ाया। जी जहांपना, हम तीनों ने मिलकर ये कठिन यात्रा की। महीनों की खोज के बाद हम उस तपस्वी तक पहुंचने में कामयाब हुए। हमने उन्हें उस बीज के बदले अपना सर्वस्व देने का प्रस्ताव रखा। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जो वो मांगते हम देने को तैयार थे। घनश्यामदास ने अपनी तीक्ष्ण आवाज में कहा, पर आलमपना, वो साधु माया से परे थे। उन्होंने हमारी दौलत को देखकर केवल मुस्कुरा दिया और कहा कि ये बीज बिकाऊ नहीं है, ये केवल एक उपहार के रूप में दिया जा सकता है, और वो भी उसे जो इसकी असली कीमत समझता हो। तो फिर सौदेबाजी कैसी? अकबर ने पूछा। उनकी उलझन बध रही थी। हरीराम ने एक गहरी सांस ली और कहा, यही तो सारा पेंच है जहांपना। साधु ने हम तीनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ये बीज उस व्यापारी को मिलेगा जो ये साबित कर सके कि उसकी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा अदृश्य है। अदृश्य संपत्ति? अकबर ने दोहराया। दरबार में कानाफूसी का शोर गूंज उठा। ये कैसी शर्त थी? दौलत तो वही होती है जो दिखती है, सोना, जमीन, महल, हीरे। ये अदृश्य संपत्ति क्या भला है? जी हुजूर, हरिराम ने कहा। साधु ने हमें 1 महीने का समय दिया और कहा कि हम अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाकर इसका फैसला करवाएं। और आगरा में आपसे और आपके नवरत्न बिरबल से बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है? हम तीनों ने मिलकर ये तय किया है कि आप जिसे भी इस बीज का हकदार मानेंगे, हम उसे स्वीकार कर लेंगे। ये हमारा आपसी सौदा है जिस पर आपका न्याय अंतिम मुहर लगाएगा। अकबर मुस्कुराए। ये मामला उनकी पसंद का था। एक ऐसी पहेली जिसमें बुद्धि, तर्क और जीवन के गहरे ज्ञान की जरूरत थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। बहुत खूब, हमें ये चुनौती स्वीकार है, अकबर ने घोषणा की। दरबार कल फिर जुड़ेगा और तुम तीनों एक एक करके अपना पक्ष रखोगे। हमें यह देखना है कि किसकी अदृश्य संपत्ति सबसे ज्यादा मूल्यवान है। अगले दिन दरबार की रौनक देखने लायक थी। यह खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और आम लोग भी इस अनोखे मुकदमे का नतीजा जानने के लिए उत्सुक थे। अकबर ने मानिकचंद को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। मानिकचंद पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे आए। उन्होंने अपनी उंगली में पहनी एक विशाल हीरे की अंगूठी की चमक दिखाते हुए कहा, जहांपना, मेरे पास देश विदेश से लाए गए अनमोल रत्न और जवाहरात है। आप कहेंगे कि ये तो दृश्य संपत्ति है, लेकिन मेरी असली और सबसे बड़ी संपत्ति अदृश्य है, और वो है इन रत्नों से जुड़ी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि। उन्होंने अपनी बात को विस्तार देते हुए कहा, जब काबुल का शाहजादा अपनी बेगम के लिए हार खरीदता है तो वो मानिकचंद के पास आता है। जब विजयनगर के राजा को अपने ताज में कोहिनूर जैसा हीरा जड़वाना होता है तो वो मुझे याद करता है। मेरा नाम ही गुणवत्ता और अमीरी का प्रतीक है। ये एक नाम, ये एक ब्रांड जिसे बनाने में मुझे सालों लगे। यही मेरी अदृश्य संपत्ति है। मेरे हीरे मोती तो चोरी हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं, पर मेरा नाम और मेरी प्रतिष्ठा कोई नहीं छीन सकता। मेरे एक इशारे पर दुनिया के जौहरी मुझे उधार माल देने को तैयार हो जाएंगे, सिर्फ मेरे नाम के भरोसे। इसलिए मेरी अदृश्य संपत्ति का मूल्य मेरे खजाने में पड़े किसी भी हीरे से कहीं ज्यादा है। दरबार में बैठे लोग मानिकचंद के तर्क से बहुत प्रभावित हुए। बादशाह अकबर ने भी सहमति में सिर हिलाया। बात तो पते की थी। अब बारी थी घनश्यामदास की। वो शांत भाव से आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, मानिकचंद जी की बात में दम है, पर प्रतिष्ठा तो व्यापार का एक हिस्सा मात्र है। मेरी सबसे बड़ी अदृश्य संपत्ति है ज्ञान और भविष्य को देखने की दृष्टि। उन्होंने समझाना शुरू किया, मेरे गोदामों में अनाज भरा है, मेरे पास जमीनों के दस्तावेज है, ये सब दृश्य है,
लेकिन मेरी असली दौलत मेरे दिमाग में है। मुझे पता है कि किस मौसम में कौन सी फसल का भाव बढ़ेगा। मुझे अंदाजा है कि अगले 5 सालों में शहर का विस्तार किस दिशा में होगा और कहाँ की जमीन सोना उगलेगी। मैं हवा का रुख देखकर बता सकता हूं कि व्यापार का ऊंट किस करवट बैठेगा। यह ज्ञान, ये विश्लेषण करने की क्षमता और आने वाले कल को पढ़ने की कला ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे कागजात जल सकते हैं, मेरे गोदाम लुट सकते हैं, पर मेरे मस्तिष्क में भरा ये ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। इसी ज्ञान के बल पर मैं शून्य से भी साम्राज्य खड़ा कर सकता हूं। ये किसी भी प्रतिष्ठा से कहीं अधिक शक्तिशाली और स्थायी है। घनश्याम दास का तर्क और भी गहरा और प्रभावशाली था। अकबर अब सोच में पड़ गए। ज्ञान और दूरदर्शिता वाकई एक बहुत बड़ी अदृश्य संपत्ति थी। दरबार के कई मंत्री भी घनश्याम दास के पक्ष में नजर आ रहे थे। अंत में सेठ हरिराम की बारी आई। वह दोनों व्यापारियों की तरह वाकपटू नहीं थे, पर उनकी आवाज में एक सच्चाई और ईमानदारी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, प्रतिष्ठा और ज्ञान दोनों ही बहुत कीमती है। मेरे पास न तो माणिकचंद जैसी विश्वव्यापी प्रसिद्धि है और न ही घनश्याम दास जैसा भविष्य पढ़ने का ज्ञान। मेरी अदृश्य संपत्ति बहुत ही साधारण सी चीज है, जिसे मेरे पिता और दादा ने मुझे विरासत में दिया है। वह है साख और लोगों का विश्वास। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की। हुजूर, मेरा व्यापार पीढ़ियों से चल रहा है। इन सालों में हमने सिर्फ मसाले और कपड़े नहीं बेचे, हमने ईमानदारी बेची है। आगरा के बाजार में कोई भी छोटा बड़ा व्यापारी या आम आदमी आंख बंद करके हरिराम की जुबान पर भरोसा कर सकता है। अगर मैंने कह दिया कि माल 1 महीने में आएगा, तो वो आता है। अगर मैंने किसी से वादा किया है, तो वो निभाया जाता है। मेरे ग्राहकों को पता है कि मेरे यहां मिलावट या धोखा नहीं मिलेगा। ये जो पीढ़ियों की ईमानदारी से कमाया हुआ विश्वास है, यही मेरी असली और सबसे बड़ी अदृश्य संपत्ति है। हरिराम ने एक छोटा सा किस्सा सुनाया। एक बार मेरे पिताजी के समय में हमारे जहाज समुद्र में डूब गए थे। हम पर लाखों का कर्ज चढ़ गया था और हम दिवालिया होने की कगार पर थे। तब बाजार के दूसरे व्यापारियों ने खुद आगे आकर मेरे पिताजी को बिना किसी दस्तावेज के उधार माल दिया। उन्होंने कहा, सेठ जी, आपका धन डूब गया है, पर आपकी साख नहीं डूबी। हमें पता है आप हमारा एक एक पैसा चुका देंगे। हुजूर, उसी साख के दम पर हम दोबारा खड़े हुए। ये विश्वास ही मेरी नींव है। प्रसिद्धि समय के साथ घट बच सकती है। भविष्य का ज्ञान भी कभी कभी धोखा दे सकता है, पर नेकनियति से कमाया गया विश्वास एक ऐसा कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता। हरिराम की बात खत्म होते ही दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उनकी कहानी ने सबके दिलों को छू लिया था। बादशाह अकबर अब एक बड़ी दुविधा में थे। तीनों ही तर्क अपनी अपनी जगह पर मजबूत और सही थे। प्रतिष्ठा, ज्ञान और विश्वास तीनों ही अमूल्य अदृश्य संपत्तियां थी। वो किसी एक को दूसरे से बेहतर कैसे कह सकते थे? उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली, पर वे भी बंटे हुए थे। किसी को माणिकचंद का तर्क पसंद आया, तो किसी को घनश्याम दास का। थकहार कर अकबर की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो अब तक शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था, बीरबल। बीरबल, अकबर ने कहा, सारा दरबार इस पहेली में उलझ गया है और तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे तुम्हें उत्तर पहले से ही पता हो। अब तुम ही इस न्याय की नाव को किनारे लगाओ। बताओ, इन तीनों में से स्वर्णकमल के बीज का असली हकदार कौन है? बीरबल ने तीनों व्यापारियों को ध्यान से देखा और फिर बादशाह की ओर मुड़े। आलमपनाह, तीनों ही व्यापारियों ने अपनी अपनी जगह पर सत्य कहा है। प्रतिष्ठा, ज्ञान और विश्वास तीनों ही महान अदृश्य संपत्तियां हैं। इनकी तुलना करना लगभग असंभव है, लेकिन साधु की शर्त थी सबसे बड़ा हिस्सा। इसका निर्णय करने के लिए हमें एक छोटी सी परीक्षा लेनी होगी। कैसी परीक्षा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने तीनों व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा, सेठ जी, मैं आप तीनों से एक काल्पनिक प्रश्न पूछना चाहता हूं।
मान लीजिए, नुदा न करे, पर मान लीजिए कि आज रात एक ऐसी आपदा आती है जिसमें आपका सब कुछ नष्ट हो जाता है। माणिकचंद जी, आपके सारे जवाहरात चोरी हो जाते हैं। घनश्याम दास जी, आपकी जमीनों के सारे दस्तावेज और गोदामों का अनाज जलकर राख हो जाता है। और हरिराम जी, आपके जहाज डूब जाते हैं और सारी दुकानें लुट जाती हैं। कल सुबह जब आप तीनों उठेंगे तो आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। अब मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में आप तीनों में से कौन सबसे जल्दी और सबसे आसानी से अपना व्यापार शून्य से फिर खड़ा कर लेगा? बीरबल का यह सवाल एक तीर की तरह था जो सीधा निशाने पर लगा था। तीनों व्यापारी एक पल के लिए सन्न रह गए। माणिकचंद का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सोचा, अगर मेरे जवाहरात नहीं रहे तो मेरी प्रतिष्ठा किस काम की? लोग मुझे अमीर और काबिल इसीलिए मानते हैं क्योंकि मेरे पास दुनिया के बेहतरीन रत्न हैं। उनके बिना मेरी प्रसिद्धि भी धीरे धीरे धूमिल हो जाएगी। मुझे दोबारा शुरू करने में सालों लग जाएंगे। घनश्यामदास ने मन में गणना की, मेरा ज्ञान तभी काम का है जब मेरे पास निवेश करने के लिए थोड़ी पूंजी हो। बिना पूंजी के मेरा ज्ञान सिर्फ एक विचार है, व्यापार नहीं। मुझे कर्ज लेने के लिए भी कुछ तो जमानत दिखानी होगी जो मेरे पास नहीं होगी। सिर्फ हरिराम के चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास था। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, बीरबल जी, अगर मेरा सब कुछ लुट भी गया तो भी मुझे विश्वास है कि मैं कल सुबह बाजार में जाकर खाली हाथ अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकता हूं। मुझे किसी पूंजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथी व्यापारी मुझे सिर्फ मेरी जुबान के भरोसे उधार माल दे देंगे। मेरे ग्राहक सिर्फ मेरे नाम पर मुझसे सौदा कर लेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि हरिराम अगर जिंदा है तो उनकी पाई पाई चुका देगा। मेरी साख ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है जो किसी आपदा में नष्ट नहीं हो सकती। ये उत्तर सुनते ही पूरे दरबार में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह की ओर देखकर बोले, जहां पनाह, अब फैसला आपके सामने है। प्रतिष्ठा और ज्ञान दोनों को टिके रहने के लिए किसी न किसी दृश्य सहारे की जरूरत पड़ती है। माणिकचंद की प्रतिष्ठा उनके हीरों पर टिकी है और घनश्याम दास का ज्ञान पूंजी पर। लेकिन हरिराम की साख और विश्वास अपने आप में आत्मनिर्भर है। ये एक ऐसी अदृश्य संपत्ति है जो हर परिस्थिति में अपने मालिक का साथ देती है। यही वो संपत्ति है जिसका हिस्सा वास्तव में सबसे बड़ा और सबसे स्थायी है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर गदगद हो गए। उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाईं। उन्होंने घोषणा की, बीरबल ने सत्य कहा। स्वर्णकमल के बीच के असली हकदार सेठ हरिराम है। उनकी अदृश्य संपत्ति वास्तव में सबसे मूल्यवान है। लेकिन तब एक अप्रत्याशित घटना घटी। सेठ हरिराम आगे बढ़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपका और बीरबल जी का न्याय सिर आंखों पर आज इस दरबार में मुझे एक और बड़ा ज्ञान मिला है। मुझे समझ आया कि व्यापार केवल साख से नहीं चलता। उसे बढ़ाने के लिए माणिकचंद जी जैसी प्रतिष्ठा और घनश्याम दास जी जैसे ज्ञान की भी जरूरत होती है। हम तीनों अकेले अकेले शक्तिशाली हैं, पर साथ मिलकर अजेय हो सकते हैं। उन्होंने माणिकचंद और घनश्याम दास की ओर मुड़कर कहा, भाइयों, ये बीज किसी एक का नहीं, हम तीनों का है। क्यों ना हम इस बीज को मिलकर बोएं? मैं अपनी साख और विश्वास लगाऊंगा। माणिकचंद अपनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का इस्तेमाल करेंगे और घनश्याम दास अपने ज्ञान से हमें सही राह दिखाएंगे। हम तीनों मिलकर एक ऐसा व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करेंगे जिसकी जड़ें विश्वास पर, दीवारें ज्ञान पर और शिखर प्रतिष्ठा पर टिका होगा। माणिकचंद और घनश्याम दास की आंखों में भी चमक आ गई। उन्होंने भी आज एक बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने आगे बढ़कर हरिराम को गले लगा लिया। बादशाह अकबर ये देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, वाह, ये तो सौदेबाजी से भी बढ़कर एक साझेदारी हो गई। साधु ने एक बीज दिया था, पर बीरबल की बुद्धिमत्ता और तुम तीनों की समझदारी ने उसे एक पूरे बाग में बदल दिया।
जाओ और मिलकर उस स्वर्णकमल को खिलाओ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस दिन के बाद उन तीनों व्यापारियों ने मिलकर काम किया और वे सल्तनत के सबसे सफल और सम्मानित व्यापारी बने। और अकबर बीरबल के दरबार का वह किस्सा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। एक ऐसी कहानी जो बताती थी कि सबसे बड़ी सौदेबाजी वो नहीं जिसमें कोई एक जीतता है, बल्कि वह है जिसमें सब मिलकर कुछ बड़ा हासिल करते हैं। कहानी 7